अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर IS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स से रिलेटेड है और इसमें हम देखेंगे इम्पेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं उन एसेट्स की दैट आर कैरिड एट रीवैल्यूड अमाउंट, जो कि रीवैल्यूड अमाउंट पे मौजूद होते हैं, उनकी हम किस तरह से इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करते हैं। और उसमें दो डिफरेंट हमारे पास सिचुएशंस होती हैं। If the disposal costs are negligible and if the disposal costs are not negligible, यानी कि disposal cost अगर आपकी बहुत थोड़ी हो, नेग्लिजिबल हो, थोड़ी अमाउंट हो, तो क्या होता है, और अगर नेग्लिजिबल ना हो तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग में क्या चेंज आता है। The recoverable amount of a revalued asset is necessarily close to or greater than its revalued amount. ये कहते हैं कि रिकवरेबल अमाउंट जो रीवैल्यूड एसेट की है वो क्या होती है, आमतौर पे करीब करीब या ग्रेटर होती है उसकी रीवैल्यूड अमाउंट से। In this case, after revaluation requirement have been applied, it is unlikely that the revalued asset is impaired. यानी कि इसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि revalued asset जो है वो impaired हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी revalued होता है, वो ऑलरेडी रिकवरेबल अमाउंट पे मौजूद होता है, ऑलरेडी वो फेयर वैल्यू या मार्केट से करीब करीब होता है। So it is unlikely that the revalued asset is impaired and recoverable amount need not to be estimated. और फिर हमें अगर यानी कि निग्लिजिबल हो डिस्पोजल कॉस्ट, तो रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इम्पेयरमेंट लॉस जनरली फिर होता ही नहीं है। और अगर दूसरा पॉइंट हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इस बात को एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि हमारी ये बात यानी कि अगर डिस्पोजल कॉस्ट आपके निग्लिजिबल हो तो किस तरह से उसको इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करते हैं। सो अब यहाँ पे द फॉलोइंग आर द थ्री इंडिपेंडेंट सिनेरियोज रिलेटेड टू रीवैल्यूड एसेट। रीवैल्यूड एसेट से रिलेटेड आपके तीन अलग अलग सिनेरियोज हैं। आपको कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू दी हुई है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है, वैल्यू इन यूज है, और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आप चेक करें नेग्लिजिबल है या बहुत थोड़ी है। डिस्कस वेदर IS 36 नीड टू बी अप्लाइड एंड द इम्पेयरमेंट लॉस एंड टू कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस। तो बिल्कुल IS 36 के बारे में हम अभी अभी हमने ये बात कही कि अगर ये निग्लिजिबल होती है तो ज़रूरत ही नहीं IS 36 अप्लाई करने की। उसकी वजह यह है कि इम्पेयरमेंट लॉस होता ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसको प्रूव करके देखें, हमारे पास तीन सिनेरियो हैं। हम भी इसका नाम केस ए दे देते हैं, then we have B and then we have C case। अब हमारे पास सबसे पहले जो है वो कैरिंग अमाउंट दी हुई है, या इसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू। तो कैरिंग अमाउंट ये फेयर वैल्यू हमें दी हुई है, केस ए में हमें दी हुई है ₹5 लाख, बी में भी हमें दी हुई है ₹5 लाख, और सी में भी ₹5 लाख। ये कैरिंग अमाउंट है। फिर नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, क्योंकि जो फेयर वैल्यू है, ये जो 5 लाख है फेयर वैल्यू, इसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निग्लिजिबल है, तो 5 लाख में से निग्लिजिबल ये ज़ीरो माइनस करें तो आपके पास फिर भी आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 5 लाख ही आएगा। वही अमाउंट जो फेयर वैल्यू है वो करीब करीब वही आ जाएगी। और वैल्यू इन
यूज जो आपको दी हुई है वो आपको दी हुई है 6 लाख, 480 और 1 लाख। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 लाख, 480, 6 लाख 480, और फिर है हमारे पास 1 लाख। अच्छा, तो अब अगर हम देखें हमारी जो डेफिनेशन है रिकवरेबल अमाउंट की, वो रिकवरेबल अमाउंट की डेफिनेशन क्या है कि हम recoverable amount. Recoverable amount is the higher of fair value less value in use. So इन दोनों में से हायर क्या है? इन दोनों में से हायर है 6 लाख। तो रिकवरेबल अमाउंट हमारी कितनी हो जाएगी? हम लिख लेते हैं ₹6 लाख। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों में से हमारी जो हायर वैल्यू आ रही है वो कितनी है? 5 लाख। तो यहाँ पे हमारी 5 लाख जो है वो क्या हो जाएगी? वो रिकवरेबल अमाउंट आ जाएगी। और सबसे लास्ट केस में अगर हम कंपेयर करें, तो लास्ट केस में हायर हायर ऑफ दीज टू, तो हायर कितना है हमारे पास? 5 लाख है। तो यहाँ पे 5 लाख आ गया। अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। और इम्पेयरमेंट लॉस का क्या फॉर्मूला था? इफ कैरिंग अमाउंट एक्सीड, यानी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो फिर आपका इम्पेयरमेंट लॉस आता है। तो अब पहले केस में देखिए कैरिंग अमाउंट कितनी है? पहले केस में आपको कैरिंग अमाउंट दी हुई है 5 लाख, और आपको जो रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है वो कितनी दी हुई है? यानी कि दिस वन इज योर कैरिंग अमाउंट, दिस वन इज योर रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग में से अगर आप रिकवरेबल माइनस करें ये, तो फिर कैरिंग अमाउंट एक्सीड करनी चाहिए, जबकि यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपका जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो क्या हो जाएगा? निल हो जाएगा, क्योंकि कैरिंग अमाउंट एक्सीड नहीं कर रही है। इसी तरह अगर हम केस बी देखें, केस बी में आपके पास जो कैरिंग अमाउंट है वो 5 लाख है, और रिकवरेबल अमाउंट 5 लाख है। तो 5 में से 5 माइनस करें, फिर भी कैरिंग अमाउंट एक्सीड नहीं कर रही, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? निल आ जाएगा। और अगर हम केस थ्री में देखें, तो केस थ्री में भी हमारे पास दोनों में जो कैरिंग अमाउंट है 5 है, और जो रिकवरेबल अमाउंट है 5 है। तो कैरिंग अमाउंट आपकी एक्सीड नहीं कर रही, कैरिंग अमाउंट आपकी रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? डिफरेंस नहीं आएगा, एक्सीड नहीं करेगा। आंसर या इम्पेयरमेंट लॉस आपके पास क्या आ जाएगा? निल हो जाएगा। अभी हमने रूल पढ़ा था, अगर जो आपकी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है वो निग्लिजिबल हो जाए तो फिर क्या होता है? यानी कि इट इज अनलाइकली दैट रीवैल्यूड एसेट इज इम्पेयर्ड, so there is no need to apply IS 36, or recoverable amount need not to be calculated or estimated। बात आपने क्या याद रखना है कि अगर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निग्लिजिबल हो तो फिर ये रूल अप्लाई होता है, अगर निग्लिजिबल ना हो तो फिर क्या होता है? तो फिर हम उसके केस में हम देखते हैं, नेक्स्ट केस में हमारे पास वापस आते हैं हम अपनी पावर पॉइंट में, और आप देखें कि अगर निग्लिजिबल ना हो तो फिर क्या होता है? therefore the revalued asset will be impaired। अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नेग्लिजिबल ना हो तो जो रीवैल्यूड एसेट है वो क्या होगा? फिर यकीनन इसमें कुछ ना कुछ इम्पेयरमेंट होगी। The fair value less cost of disposal of the revalued asset is necessarily लेस देन इट्स फेयर वैल्यू, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ज़्यादा हो जाती है। तो ऑब्वियसली अगर हम कॉमन सेंस भी देखें, तो अगर आप फेयर वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लेस करें तो यकीनन इसकी फेयर वैल्यू से तो ये वाली अमाउंट कम ही आएगी, इसी वजह से ये कम आती है, और फिर इसका इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट होता है। अगर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निग्लिजिबल ना हो
तो एक सवाल की हम प्रैक्टिस करके देखते हैं और पता चल जाएगा कि हमारी बात प्रूफ होती है कि नहीं। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में बिल्कुल इसी तरह सिनेरियो दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है तकरीबन, लेकिन अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल मौजूद है। सो हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि 5 लाख तीनों में कैरिंग अमाउंट है, तो हमने यहाँ लिख दी। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा। फेयर वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? फेयर वैल्यू आ रही है 5 लाख, और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी दी हुई है? 50,000 गिवन है, तो माइनस कर देंगे हम 50,000। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें माइनस करके, तो हमारे पास 4,50,000 आ रही है, जबकि वैल्यू इन यूज वही उन्होंने 6 लाख दी हुई है। इन दोनों में से जो हायर है वो है 6 लाख। 6 लाख क्या हो जाएगी आपकी? रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगी। इसी तरह हमारा जो दूसरा केस है, दूसरे केस में हम देखते हैं कि दूसरे केस में हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी आ जाएगी? वो वो वही आपकी 4 लाख, बिल्कुल उसी तरह 4,50,000 आ रही है। सो 4,50,000 आ रही। और अब आप देखें यहाँ पे इन दोनों में जो आपकी वैल्यू इन यूज है वो 4,80,000 है। तो इन दोनों में से हायर कौन सा है? इन दोनों में से हायर है 4,80,000। तो यहाँ पे जो आपकी रिकवरेबल अमाउंट आएगी वो कितनी हो जाएगी? 4,80,000 हो जाएगी। और अब आप देखिए कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर रही है, यानी कैरिंग अमाउंट आपकी ज्यादा है। तो कैरिंग अमाउंट आपकी कितने से ज्यादा है? 20,000 से। रिकवरेबल अमाउंट 480 है, कैरिंग अमाउंट 5 लाख है, तो 5 लाख में से 480 माइनस करें तो आपके पास 20,000 आ जाता है। तो ₹20,000 वुड बी योर impairment लॉस बिकॉज कैरिंग अमाउंट exceed by recoverable amount recoverable amount by 20,000। तो ये आपका आ गया 20,000 impairment लॉस। इसी तरह यहाँ पे आपके पास 4,50,000 मौजूद है, जबकि आपको जो वैल्यू इन यूज दी हुई है वो 1 लाख है। तो इन दोनों में हायर कौन सा है? इन दोनों में हायर है ₹4,50,000। तो यहाँ पे हम 4,50,000 लिख देंगे, और फिर आप इसी रिकवरेबल अमाउंट को डिडक्ट कर लेंगे कैरिंग अमाउंट से। तो कैरिंग अमाउंट ज़्यादा नज़र आ रही है, तो कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कैरिंग अमाउंट एक्सीड इट्स रिकवरेबल अमाउंट। तो यकीनन आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। सो इन दिस केस आपका इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ हमने कंपेयर किया दो डिफरेंट एक्सरसाइज को, जिसमें आपके पास निग्लिजिबल जो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल थी वो निग्लिजिबल थी, तो क्या सिचुएशन थी, और फिर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल अगर निग्लिजिबल ना हो और फिर उसकी अमाउंट हो ज़्यादा हो तो फिर क्या सिचुएशन होती है। दोनों सिचुएशन में हमने कैलकुलेट करना सीखा कि इम्पेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इस लेक्चर से इतना ही था। दैट्स इट क्लास, टेक केयर।